सो फाइनली बच्चों, आज से हम अपना क्लास 12 हिस्ट्री का न्यू कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि सेशन 2021 एंड 22 के लिए है। लेकिन ये उन बच्चों को भी हेल्प करेगा जिनका सेशन 2020 एंड 21 वाला है, यानी कि लास्ट ईयर वाला। क्योंकि चैप्टर के अंदर आपको कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा। जो लास्ट ईयर था वही इस ईयर भी है, सिर्फ आपको यहां पर डिफरेंट देखने को मिलेगा, तो वो लैंग्वेज से। लास्ट ईयर बच्चों को मैंने सिर्फ हिंदी मीडियम में पढ़ाया था, अब की बार मैं हिंदी मीडियम के साथ इंग्लिश मीडियम यानी कि बाइलिंगुअल टर्म में आप बच्चों को पढ़ाऊंगा, जिससे कि दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट को बेनिफिट होगा। तो इस वीडियो में बच्चों हम बात करेंगे आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है ईंट, मनके तथा अस्थियां, यानी कि ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स के बारे में, जो कि रिलेटेड है आपकी हड़प्पा सभ्यता यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन से। ठीक है, एक बात हर बच्चा अच्छे से ये जरूर समझ ले, चैप्टर के नाम को लेके कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा। आप अपनी एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट ईंट, मनके और अस्थियां यही लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन जो आपके सिलेबस में बताएं वो कुछ इस प्रकार से नाम आपको शो होगा। फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमें ये पढ़ना है या फिर ये पढ़ना है। तो इसलिए बेहतर यही है आपके लिए कि सिलेबस के अंदर जो चीज़ बताई थी आप उस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो इस वीडियो में मैं आपको इस लेसन का फर्स्ट पार्ट करा रहा हूं, आगे भी आपको इसके पार्ट देखने को मिलेंगे, सिर्फ इस वजह से ताकि वीडियो लंबी ना हो, क्योंकि बच्चों को थोड़ा बहुत मुश्किल होती है ज़्यादा लंबी वीडियो देखने में। और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि पीडीएफ्स वहीं पर ही अवेलेबल होगी नए सेशन की भी, और अपडेट भी आपको वहीं पर मिलती रहती है। तो माय नेम इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्विक प्रेप क्लासेस। देखिए बच्चों, आप पढ़ रहे हो हिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो डेट का रोल है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला ही है। तो इसलिए आपको जो टर्म देखने को मिलेगी डेट्स की, वो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगी। अगर हिंदी में बात करें तो ईसवी और ईसा पूर्व, इंग्लिश में बात करें एडी और बीसी। तो इन डेट्स को लेकर आपको आगे कंफ्यूजन ना हो सके, इसलिए मैंने एक सेपरेट वीडियो में इन डेट्स के बारे में बताया था। अगर आप बच्चों ने ये वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप ये वीडियो जरूर देखिएगा। अगर देख रखी है तो वेल एंड गुड है। तो हम शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन कोट के साथ, जिसमें लिखा गया है कि एनीबॉडी कैन मेक हिस्ट्री, ओनली अ ग्रेट मैन कैन राइट इट। अब ऐसी हिस्ट्री को इतना लेंथी सब्जेक्ट थोड़ी माना जाता है, कुछ तो बात है इस सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, आपके इस चैप्टर का नाम है हड़प्पा सभ्यता, जिसके बारे में आप पढ़ोगे। लेकिन यहां पर मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, क्या आपको सभ्यताओं के बारे में जानकारी है? क्या आपने कभी अपनी तरफ से इन सभ्यताओं को जानने की कोशिश करी है, या किसी को बताया हो या समझाया हो? नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम इन्हीं सिविलाइजेशन के बारे में बात करते हैं, तभी जाके आपको हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में अच्छी जानकारी हो सकेगी। तो क्या बात की गई है? सिविलाइजेशन इज रिलेटेड टू फिजिकल हिस्ट्री, यानी कि सभ्यता का जो संबंध है वो भौतिक इतिहास से जुड़ा हुआ है। अब भौतिक और अभौतिक, ये दो चीजें मैंने आपको सोशियोलॉजी में बता रखी है, शायद जिन बच्चों के पास सोशियोलॉजी हो उन्हें पता भी होगा। ठीक है, तो इस फिजिकल हिस्ट्री के अंदर क्या क्या चीजें शामिल होती है, जैसे कि फूड, लिविंग लाइफ, कस्टम्स यानी कि रीति रिवाज, हाउस रोड यानी मकान रोड, ये सभी चीजें इन्वॉल्व होती है। और हर एक जो सिविलाइजेशन है वो दूसरी सिविलाइजेशन से डिफरेंट होती है। देयर आर डिफरेंसेस इन सिविलाइजेशन अराउंड द वर्ल्ड। पूरे विश्व भर की जो सभ्यताएं हैं उसमें हमें भिन्नताएं देखने को मिल सकती है। इसका एक फ्रेश एग्जांपल की बात की जाए तो आज के समय जो वेस्टर्न कंट्री है, जिसके अंदर अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और यूरोपियन कंट्री सभी इंक्लूड है, तो यहाँ की जो आप कल्चर देखोगे और जब भारत का कल्चर देखोगे तो आपको जमीन आसमान का अंतर देखने को मिल जाएगा। क्योंकि भारत के अंदर ऑलरेडी डाइवर्सिटी है, यानी कि विविधताएं हैं। आपको भारत के हर एक जोन में अलग अलग कस्टम्स, अलग अलग लैंग्वेजेस, ये सब चीज़ें देखने को मिल जाएगी। इवन लोग जो है अपनी भाषा, जाति, धर्म को लेके अलग अलग सोच रखते हैं, लेकिन फिर भी हमारा भारत जो है वो एक यूनिटी को लेके आगे बढ़ता है। और जब हम बात करते हैं वेस्टर्न कंट्री की, तो यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा क्या चीज़ें देखने को मिलती है? इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी की जो ग्रोथ है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो आप इन चीज़ों के बारे में समझ रहे हो कि एक सिविलाइजेशन का इम्पैक्ट जो है वो दूसरी सिविलाइजेशन पर भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तरीके से पड़ा है।
जैसे कि इंडिया के ऊपर वेस्टर्नाइजेशन काफ़ी हावी होता जा रहा है, चाहे वो खान पान का क्षेत्र हो, पहनावे का क्षेत्र हो, हर चीज़ के ऊपर उनकी मोनोपोली यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो एक छोटी सी टर्म्स में आपको समझाने के लिए कि आखिरकार ये सभ्यता क्या होती है, इसका यूज़ किया गया। अब बात करते हैं बच्चों एग्जाम्पल्स ऑफ सम सिविलाइजेशंस के बारे में, कि कुछ सभ्यताओं के उदाहरण, जैसे कि मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामी सभ्यता, 11वीं क्लास में तो आप पढ़ के ही आए हो, चीन की सभ्यता, यूनान की सभ्यता। तो ये जो है वो हिस्ट्री के अंदर, वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर काफ़ी फेमस रही है सिविलाइजेशन। उसी तरह इस लेसन में आप जिस सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ोगे उसकी जो ओरिजिन है वो भारत में हुई है, जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसे कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता। आई होप कि बच्चों आपको सिविलाइजेशन के बारे में अच्छे से समझ आ ही चुका होगा। तो अब हम बात करेंगे बच्चों आपके मेन टॉपिक के साथ। बात करें अगर इस लेसन के इंट्रोडक्शन पार्ट की, तो बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर एक इमेज देख सकते हो और इस इमेज में आपको दिखाई देगा कि कुछ चीज़ें इसके ऊपर प्रिंटेड हुई पड़ी है, जैसे कि एनिमल हो गया, स्क्रिप्ट्स होगी। तो अब बात यह आती है कि आखिरकार ये क्या है। तो देखिए बच्चों ये एक प्रकार की सील है, यानी कि मुहर है। कौन सी मुहर है? हड़प्पाई मुहर है, और इसी के बारे में आपको जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या बात की गई है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरा वस्तु जो कि सेल खाड़ी पत्थर से बनाई गई है, उसका नाम मोहरी है। तो यहां पर आपको उस पत्थर का नाम याद रखना है। कौन सा पत्थर है वो? सेल खाड़ी पत्थर। इंग्लिश में बात करें स्टीटाइट स्टोन के नाम से इसे जाना जाता है। आगे क्या बात की गई है इस सील के बारे में कि साइन ऑफ एनिमल्स एंड स्क्रिप्ट हैव बीन प्रिंटेड ऑन द सील्स बट दे हैव नॉट बीन रीड यट, यानी कि इस सील के ऊपर जो चित्र और लिपियां छपे मिले हैं उन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। और एक खास बात, जो बच्चों आपकी ये हड़प्पन सिविलाइजेशन है ना, इसकी जो लिपि है वो काफ़ी रहस्यमयी है, यानी कि इसे अभी तक अच्छे तरीके से पढ़ा ही नहीं जा सका। ये भी आपको पता होना ज़रूरी है। और इस लेसन के अंदर बच्चों आप यही चीज जानोगे कि हाउ वाज द लाइफ ऑफ द पीपल इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन, व्हाट आइटम डिड ही यूज लाइक पॉट्स, ऑर्नामेंट, टूल्स एंड सेल। तो आप इस लेसन में यही सब चीजें जानोगे कि इस सभ्यता के लोग अपना जीवन कैसे व्यतीत करते थे, किन वस्तुओं का वह इस्तेमाल करते थे, जिसमें आपको आभूषण, मातृभांड यानी जो बर्तन होते हैं, औजार, मोहरे इत्यादि, इन सभी के बारे में जानकारी अच्छे से जानने को मिलेगी विद इमेजेस, ताकि आपके माइंड में एक प्रकार का स्कीमा छप सके। आई होप कि आपको ये इंट्रो पार्ट अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो यहां से हम बात करेंगे बच्चों आपके इस लेसन के फर्स्ट पार्ट के मेन टॉपिक के साथ, जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसमें आपको पूरी तरीके से हड़प्पा सभ्यता के बारे में एक बेसिक नॉलेज अच्छे से जानने को मिलेगी, जिसे हर एक बच्चे को समझना जरूरी है, तभी वह आने वाले पार्ट को अच्छे से समझ सकता है। तो शुरुआत करते हैं बच्चों इस सभ्यता की खोज के साथ कि आखिरकार इस सभ्यता की खोज कैसे हुई। The Harappan civilization was discovered in 1921 by दयाराम साहनी under the leadership of जॉन मार्शल। यानी कि हड़प्पा सभ्यता की जो खोज थी ना, वह जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी जी के द्वारा 1921 में की गई थी। ये डेट आपको याद रख लेनी है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में 1 मार्क MCQ में एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है डेट से रिलेटेड, ठीक है। और एक खास बात, अगर हमें ये जानना हो कि सर आज के समय में जो हड़प्पा पुरास्थल है वो कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो पाकिस्तान के पंजाब। तो पंजाब जो है वो 2 भागों में बटा हुआ है, आप जानते हैं, एक पंजाब भारत का है और दूसरा पंजाब पाकिस्तान का है, ठीक है। तो बच्चों पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित रावी नदी के बाएं तट पर यह हड़प्पा नामक पुरास्थल एग्जिस्ट करता है, आप मैप में भी देख सकते हैं। और यही नहीं बच्चों, नेक्स्ट ईयर यानी कि 1922 में राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में मोहनजोदड़ो की भी खोज की गई थी। अब आपके माइंड में आ सकता है कि सर अब ये मोहनजोदड़ो क्या है। तो बच्चों मोहनजोदड़ो को हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत ही एक नगर माना जाता है। अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो ये भी बच्चों आपको पाकिस्तान में आज के समय देखने को मिलेगा। तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत है, वहां पर एक लरकाना जिला है, उसी के पास सिंधु नदी है। तो सिंधु नदी के दाहिने साइड पर ही तकरीबन 5 किलोमीटर के अंदर मोहनजोदड़ो नामक नगर फैला हुआ है। और इसी कारण हड़प्पा सभ्यता को बच्चों सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है।
आई होप कि आप इन चीज़ों के बारे में अच्छे से जरूर समझ रहे होंगे। तो क्या था बच्चों कि 1921 में दयाराम साहनी जी के द्वारा हड़प्पा पुरास्थल की खोज की जाती है। फिर नेक्स्ट ईयर 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की जाती है। इन 1924 जॉन मार्शल डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ अ न्यू सिविलाइजेशन इन फ्रंट ऑफ द होल वर्ल्ड, यानी कि 1924 में जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के महानिदेशक थे जिनका नाम था जॉन मार्शल, तो उन्होंने पूरे विश्व के सामने एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा कर डाली थी। क्योंकि शुरुआत में तो ये माना जा रहा था कि ये जो हड़प्पा सभ्यता है सिर्फ यहीं तक ही सीमित है, लेकिन धीरे धीरे इसकी जो खोज थी ना दूर क्षेत्रों में भी देखने को मिली, जिसके बारे में भी आपको आने वाली स्लाइड में पता चलने वाला है। अब देखिए बच्चों, यहां पर मैं आपको एक स्टोरी टेलिंग में ये बताऊंगा कि आखिरकार हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई थी। ये तो मैंने आपको बता दिया कि किनके द्वारा इस सभ्यता को खोजा गया था, लेकिन यहां पर हम बात करेंगे इस सभ्यता की खोज के बारे में, जो कि एक स्टोरी टाइप होगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इसी स्टोरी के बारे में, जिससे आपको पता चलेगा कि हड़प्पा सभ्यता की जो खोज थी वो कुछ इस प्रकार से हुई थी। इनका नाम है बच्चों चार्ल्स मेसन। तो फर्स्ट टाइम इन्होंने ही 1826 में इस पुरानी सभ्यता को खोजा था। एज अ जीके आप इनका नाम याद रख सकते हैं। तो क्या था बच्चों, पहले पंजाब प्रांत के जो लोग थे ना, वो ईंटों के लिए मिट्टी की खुदाई करते थे और उन्हें मिट्टी की खुदाई करने के बाद बनी बनाई ईंटें मिलती थी, जिसे वह भगवान का चमत्कार मानते थे और इस्तेमाल करने के लिए उन ईंटों को वह अपने घर ले जाया करते थे। लेकिन तब तक ये पता नहीं चल पाया था कि ये जो स्थान है वो हड़प्पा सभ्यता का ही स्थान है। अब ये सिलसिला आगे भी जारी रहा, तो कनिंघम का यहाँ पर नाम आता है। कनिंघम के बारे में आप आगे भी जानोगे। कनिंघम जो थे वो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे, आपको ये याद रखना है। तो 1856 में ही इन्होंने इस सभ्यता के बारे में सर्वेक्षण करवाया था। तो तकरीबन 160 यानी कि 160 साल पहले पंजाब में, पंजाब कौन सा, आधुनिक पाकिस्तान वाला, तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम रेलवे लाइनें बिछाने का काम चल रहा था और कुछ स्थानों पर खुदाई का कार्य भी यहाँ पर चल ही रहा था। तो कार्य के दौरान वहाँ के जो इंजीनियर थे उन्हें सडनली यहाँ पर हड़प्पा के कुछ पुरास्थल के अवशेष मिले, एविडेंस मिले, लेकिन वह आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि ये जो अवशेष है ना वो हड़प्पा सभ्यता के ही है। तो वह वहाँ से इन ईंटों को उखाड़ के ले गए और इन ईंटों का इस्तेमाल उन्होंने रेलवे लाइन बिछाने के लिए किया। तो यहाँ पर भी वो जो खोज थी वो सफल नहीं हो पाई। लेकिन यहाँ पर दौर आता है अब 1920 का, जब फर्स्ट टाइम दयाराम साहनी जी जॉन मार्शल जी के नेतृत्व में फर्स्ट टाइम इस हड़प्पा सभ्यता की खोज करते हैं। और उसी के अगले साल ही 1922 में राखलदास बनर्जी मोहनजोदड़ो की खोज करते हैं और आफ्टर ए ईयर 1924 में जॉन मार्शल के द्वारा पूरी विश्व के सामने एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की जाती है और इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता अस्तित्व में आती है। तो बच्चों इसका क्रोनोलॉजिकल जो टर्म्स था वो कुछ इस प्रकार का था, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता अपने आप में एक बहुत बड़ा वाइड टॉपिक है और आपकी बुक में काफ़ी लिमिटेड दे रखा है, इसलिए आपको समझाने के लिए थोड़े अदर रिसोर्सेज यूज़ करने पड़ते हैं ताकि आप एक आसान भाषा में इस सभ्यता के बारे में समझ सको। जो चीज़ें टर्म वाइज रखी गई है उन्हीं के बारे में आपको जानकारी होना ज़रूरी है ताकि आप कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ सको। तो बच्चों आई होप कि आपको ये तो पता चल चुका होगा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई थी, किनके द्वारा की गई थी, किस प्रकार से ये सभ्यता अस्तित्व में आई थी। तो ये तो थी बच्चों एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन हड़प्पा सभ्यता के बारे में। यहाँ पर हम अदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी जानेंगे हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड ही, ताकि आपको इस सभ्यता के बारे में और अच्छी जानकारी हो सके। जैसे कि सबसे पहले ये जो सभ्यता थी इसके अन्य नाम भी थे, मैंने आपको शुरुआत में इसका जिक्र भी किया था। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, ब्रॉन एज सिविलाइजेशन, क्योंकि कांस्य युग सभ्यता के नाम से भी इसे जाना जाता है, आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। उसी तरह बच्चों अकॉर्डिंग टू सर्टिफाइड यानी प्रमाणिकता के अनुसार ही द बाउंड्रीज ऑफ द इंडस वैली रिवर एक्सटेंड फार एंड वाइड, यानी कि जो सिंधु घाटी की नदी की जो सीमाएं थी ना वह लिमिटेड नहीं थी, यानी कि दूर दूर तक फैली हुई थी। लाइक एग्जाम्पल के तौर पर राजस्थान, हरियाणा, ईस्ट पंजाब एंड गुजरात, तो यहाँ तक ये सभ्यता फैली हुई मिली थी। इसीलिए
इस सभ्यता को सही नाम से जानने के लिए हड़प्पा सभ्यता का नाम प्रयोग किया गया था, जो कि एक भौगोलिक रूप में दर्शाया गया। द नेम ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज यूज्ड टू नो द सिविलाइजेशन बाय राइट नेम विच इज रिप्रेजेंटेड इन अ जियोग्राफिकल फॉर्म। क्योंकि क्या होता है बच्चों की आर्कियोलॉजिकल लिटरेचर में यानी कि पुरातात्विक साहित्य में जब किसी अननोन सिविलाइजेशन अज्ञात सभ्यता का नामकरण किया जाता है तो वो उसी स्थल के नाम पर किया जाता है जहां पर सबसे पहले उसे आइडेंटिफाई किया हो। तो हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा स्थान पे किया गया था, इसलिए उसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। आई होप कि आप ये बेसिक्स इंफॉर्मेशन अच्छे से समझ रहे होंगे। अब देखिए बच्चों, जब इस सभ्यता की खोज और अच्छे से की जाने लगी तो अबाउट 100 साइट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन हैव बीन डिस्कवर्ड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप में इस हड़प्पा सभ्यता के लगभग 1000 स्थलों का भी पता चला। और इन सभी स्थलों में से केवल 6 को ही नगर की संज्ञा दी गई थी। वो कौन कौन से नगर थे? जैसे कि मोहनजोदड़ो, चौहंदड़ो, कालीबंगा, लोथल, बनावली, हिसार। तो आपको इनके नाम अच्छे से याद रखना भी जरूरी है बच्चों। देखिए बच्चों, अगर इस हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र के बारे में बात की जाए, द एंटायर एरिया ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इज द शेप ऑफ ट्रायंगल, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का जो समूचा क्षेत्र था वो किसके आकार का था? एक त्रिभुज के, यानी कि ट्रायंगल के आकार का था। और ये सभ्यता कहाँ तक फैली हुई थी क्षेत्रफल में? अप्रोक्स 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये भी आप अच्छे से याद रख सकते हो एज अ जीके। और साथ ही अब तक इस सभ्यता के जो अवशेष है ना वो कहाँ कहाँ तक पाए गए हैं? तो पाकिस्तान की बात करें तो पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान। और भारत की बात करें तो भारत का जो पंजाब है उसके साथ गुजरात हो गया, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर के कुछ भागों में इस सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं। तो आप समझ सकते हो बच्चों, ये जो हड़प्पा सभ्यता थी केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं थी, बल्कि जब इसकी खोज थोड़ी अच्छे तरीके से की जाने लगी तो जो इसके अवशेष थे वो अलग अलग जगह भी देखने को मिले। इसीलिए बच्चों हिस्ट्री के अंदर हड़प्पा सभ्यता जो है वो इतनी ज़्यादा फेमस है। और एक खास बात इसी सभ्यता के बारे में ये रही है कि इसे पूरी तरीके से समझा नहीं जा सका, और भारत के इतिहास की शुरुआत भी इसी सभ्यता के साथ शुरू हुई थी। और साथ ही बच्चों आप यहाँ पर एक चीज और समझ सकते हो कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक पूरा स्थल दिशाओं के आधार पर कि ये कहाँ कहाँ तक फैली हुई थी एज अ डायरेक्शन में। तो देखिए, पहला है कि पश्चिमी पूरा स्थल, तो ये कहाँ पर है? बलूचिस्तान में। कौन सी जगह पर? सुतका गडोर। उसी तरह पूर्वी स्थल यानी ईस्ट साइड, तो ये कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में, और जगह है आलमगीरपुर। उसी तरह उत्तरी स्थल की बात करें यानी नॉर्थ साइड की, तो वो मांडा। मांडा कहाँ पर? जम्मू कश्मीर है। और दक्षिणी स्थल की बात करें तो वो दायमाबाद, ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो ये डायरेक्शन के आधार पर ये फैली हुई है हड़प्पा सभ्यता इन जगहों पर। आई होप कि आपको ये सभी चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ भी आ चुकी होगी। जब आप अपनी एनसीईआरटी बुक देखोगे तो उसमें आपको ये जानकारी बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगी। ये सब चीज़ें बच्चों आपको एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सके टॉपिक के बारे में, इसलिए यूज़ की गई है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ भी आई होगी। अब जो आपके अगले टॉपिक आएंगे वो सभी आपकी बुक से रिलेटेड होंगे, काफ़ी ईजी होंगे, जिसमें आप ये जानोगे कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वह अपना जीवन किस तरीके से व्यतीत करते थे, किस तरीके का वह भोजन खाया करते थे, क्या क्या चीज़ों का वह व्यापार करते थे। ये सब चीज़ें अब आपको एज ए इंफॉर्मेशन अपने माइंड में सेट रखनी है, जो कि नेक्स्ट पार्ट में आपको जानने को मिलेगी। तो आई होप कि बच्चों आपको इस लेसन का फर्स्ट पार्ट काफ़ी अच्छे से समझ भी आ चुका होगा। तो आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलेगा। और साथ ही एक चीज़ मैं आपके साथ और शेयर कर दूं कि आपके अपने क्विक प्रेप क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे 1800 से भी ज़्यादा मेंबर ज्वाइन हो चुके हैं। काफ़ी अच्छा लगता है जब आप ज्वाइन करते हो और जो रिसोर्स है उन्हें आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो, यानी जो पीडीएफ्स होती है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए फिर आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आपको इस वीडियो के सेकंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए आप बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।